Good morning, Standard 9. Today we are going to read our second book, that is Moment. And in this book, today we are going to start our third chapter, whose topic is Ishwaran the Storyteller. So that story is on page number 17. So open up your page number 17 and let's read the story and try to understand the story. Okay, so let's start the story. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात को महेंद्र अपनी नींद से जागा और एक काली छाया को देखकर थोड़ा डर सा गया था और उसके पसीने छूटने लगे। क्या वह एक भूत था? तो आइए इसी कहानी को हम लोग देखते हैं कि फाइंड करते हैं, क्या वो जो परछाई उसने देखी थी महेंद्र ने, क्या वो वास्तव में एक भूत था। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites like factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. Now, let's understand the meaning of this paragraph. यह कहानी गणेश को महेंद्र नाम के एक युवक ने सुनाई थी। तो इस कहानी में दो पात्र हैं, एक गणेश है और एक महेंद्र है। तो गणेश को महेंद्र के द्वारा यह कहानी सुनाई जा रही है। महेंद्र एक कंपनी में, गणेश को महेंद्र नाम के युवक ने सुनाई थी। यानी कहानी सुनने वाला कौन है? गणेश है और कहानी सुनाने वाला कौन है? महेंद्र। महेंद्र एक कंपनी में एक सुपरवाइज़र है। वह विभिन्न कंपनी प्रकार के निर्माण स्थलों में अपनी निरीक्षण सेवाएं जैसे कि सुपरविज़न का कार्य किया करता था और फैक्ट्रीज में क्या काम हो रहा है उन सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना इसका कार्य था। तो फैक्ट्रीज हो गए और डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए और इस तरह के जो वर्किंग साइट होते हैं, इस पर वही सुपरवाइज़र को हायर किया करता था और उनके कार्यों पर यह नज़र रखता था। तो ये था महेंद्र का काम। उसके बाद उसने अपने मुख्य कार्यालय के निर्देशानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता था। यानी जो उसके हेड ऑफिस से जैसा उसको ऑर्डर दिया जाता था तो टाइम टू टाइम उसे अपने जगह पर मूव करना पड़ता था। दैट मीन्स महेंद्र जॉब वाज अ ट्रांसफरेबल जॉब। ठीक है। कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे के पुल निर्माण स्थल तक। तो महेंद्र को कभी कभी कोयले की खान में काम करना पड़ता था, तो कभी वहाँ सुपरवाइज़र के लिए जाना पड़ता था, तो कभी किसी रेलवे का जो निर्माण स्थल का जो पुल होता है, जो वर्किंग साइट होता है, वहाँ पे जाना पड़ता था। वहाँ से कुछ महीने के बाद और किसी केमिकल फैक्ट्री में इसे जाना पड़ता था। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पैराग्राफ. He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on a varied subject. So, आगे समझते हैं। तो महेंद्र एक अविवाहित था, एक बैचलर था। उसकी आवश्यकताएं बहुत ही साधारण, सिंपल थी। वह हर प्रकार की परिस्थितियों में सर्वाइव करने वाला व्यक्ति था, चाहे कोई घटिया सा विश्राम स्थल हो या चाहे पत्थरों का खदान हो, कहीं भी वो अपना काम चला लिया करता था। महेंद्र के साथ हमेशा एक व्यक्ति हुआ करता था जो उसका रसोइया था और उस रसोइये का नाम था ईश्वरन। ईश्वरन एक बड़े काम का व्यक्ति था। ईश्वरन को महेंद्र से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ही वॉज सो डीपली अटैच्ड
टू महेंद्र, वो महेंद्र से बहुत ही ज़्यादा डीपली अटैच था। जहाँ कहीं भी महेंद्र जाता था तो ईश्वरन को अपने साथ वो ले चलता था, क्योंकि ईश्वरन एक कुक था, वो खाना बना सकता था, उससे उसके कपड़े धोता था और साथ में उसके गपशप भी करता था और अनगिनत विषयों पर कहानियाँ और किस्से गढ़ सकता था। तो महेंद्र को बोर्डम फील ना हो, लोनलीनेस फील ना हो, इसलिए वो ईश्वरन को अपने साथ रखता था कि चलो मेरा खाना भी बना देगा, मेरे कामकाज भी कर देगा और साथ के साथ लगे हाथ रात को मुझे कुछ कहानियाँ भी सुना देगा। आगे समझते हैं। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere. In the middle of a desolated landscape with no shops visible for miles around, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made up with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो ईश्वरन की खासियत क्या थी कि ईश्वरन में एक बहुत ही बड़ा गुण था। वह गुण यह था कि वह सब्जियों व अन्य वस्तुओं को पकाने में उसे महारत हासिल थी। मतलब दुर्गम से दुर्गम स्थान में वो सब्जियों को ढूंढ लिया करता था और उससे वाकई स्वादिष्ट एक व्यंजन तैयार करता था और अपने मालिक महेंद्र के आने से पहले ही स्वादिष्ट भोजन उसे गरम गरम परोस दिया करता था। आगे समझते हैं। महेंद्र वुड be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running of hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would have Ishwaran in thrall. So महेंद्र क्या करता था कि सुबह सुबह जल्दी सुबह सुबह उठ जाया करता था और नाश्ता खाकर काम पर चला जाता था। महेंद्र सुबह सुबह सवेरे उठ जाया करता था और नाश्ता बना हुआ रहता था। ईश्वरन उसके लिए नाश्ता बना दिया करता था। वह उस नाश्ते को खाकर चला जाता था अपने काम पे। उसके बाद में ईश्वरन क्या करता था कि इसी बीच उसके कपड़े को ठीक कर देता था, उसके बिस्तर को ठीक कर देता था, यानी उसके घर की साफ सफाई कर दिया करता था और कई बाल्टियों के पानी से नहाता था और नहाते समय प्रार्थना का गुणगान किया करता था। इतने में दोपहर का भोजन का समय हो जाता था। खाना खाकर सोने से पहले वह कुछ देर पढ़ता था। प्रायः वह कई 100 पेजों को पढ़ा करता था। एक तमिल लैंग्वेज में उसके पास एक बुक थी और उस बुक के सैकड़ों पेजेस को यह पढ़ता था। उसमें दिए गए काल्पनिक वर्णन एवं या कहानी वृत्तांत को यह समझता था और उसके कहानी वृत्तांत इसके मन पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते थे। जो कहानी वो पढ़ता था उस कहानी से ईश्वरन बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होता था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है हिज ओन descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tale uncritically. तो अब क्या हुआ, ईश्वरन ने अपने कहानी वृत्तांत उसे सुनाया करता था। उसके अपने वर्णन भी उन तमिल लेखकों से प्रभावित होते थे जिन्हें वह पढ़ता था। जब वह कोई साधारण सी घटना का भी वर्णन करता था तो उसमें भी रोमांच पैदा करने का प्रयास करता था। उदाहरण के लिए, जब उसने यह बताना होता था कि सड़क किनारे एक पेड़ गिरा हुआ है तो वह भौं को चढ़ाकर हाथों को नाटकीय ढंग से हिला हिलाकर कहता था कि सड़क एकदम सुनसान थी और मैं अकेला था। अचानक मैंने सड़क पर कोई वस्तु देखी तो लगता था जैसे कोई बड़ा भारी झाड़ीदार पशु सड़क के आर पार लेटा हुआ है। मेरे मन में आया कि मैं वहां से लौट चलूं, परंतु जब मैं समीप आया तो देखा कि गिरा हुआ एक पेड़ था। उसकी सूखी टहनियाँ फैली पड़ी थी
महेंद्र अपने टाट की कुर्सी पर लेटा हुआ था और ईश्वरन की कहानियों को बिना आलोचना के सुना किया करता था। यानी जब ईश्वरन कहानी सुनाया करता था तो महेंद्र उसे डिस्टर्ब नहीं करता था। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी कहानी को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अपने नेक्स्ट क्लास में कहानी पर हम लोग आगे मूव करेंगे। सो टिल नाउ, बाय फॉर नाउ, ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।